नमस्कार साथियों। 10,000 प्रश्नों की सीरीज में आपका स्वागत है। 10,000 प्रश्नों की सीरीज में ये पहला सेट है, प्रैक्टिस सेट 1 है ये। इसी सीरीज में हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेट, लगभग 100 प्रैक्टिस सेट आपको लेके आएंगे, जहां हम आपको बताएंगे कि आप एमए भूगोल एंट्रेंस एग्जाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर इलाहाबाद एग्जाम पर हम फोकस करेंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो एमए का एंट्रेंस होता है उस पर हम फोकस करेंगे। उसके अलावा भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, उनके एंट्रेंस पर भी ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आपसे बन जाएंगे। यहाँ तक कि ये जो क्वेश्चन है वो टीजीटी, पीजीटी और नेट के एग्जाम में भी सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए, अगर भूगोल बैकग्राउंड है आपका, भूगोल में आप करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब हम सीधे अपने प्रश्न पर आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि बड़े भूकंप आने से पहले किस गैस का निष्कासन होता है, या फिर कौन सी गैस निकलती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, रेडॉन। रेडॉन फ्रेंड्स धरती के अंदर से गैस निकलती है। इसी की तरह कुछ यंत्र भी बनाए जा सकते हैं जिससे भूकंप आने के पहले की घटनाओं को पता लगाया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो वेगनर ने प्रतिपादित किया। अब यहाँ फ्रेंड्स महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, कैसा माना जाता है कि पहले अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, इस तरह के बहुत बड़े बड़े भूखंड थे जो बाद में दूर तक विस्थापित हुए, फिर टूट गए। जैसे प्रायद्वीपीय भारत भी है, तो ये भी एक टूटा हुआ हिस्सा है, आके जुड़ गया है। तो इस तरह से विस्थापन का सिद्धांत था। डिटेल में जानने के लिए आप हमारे ज्योग्राफी के वीडियो देख सकते हैं जाकर। थर्ड क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल भागों में प्लेटों का संचरण निम्नलिखित में से किसके माध्यम से शक्ति या ऊर्जा प्राप्त करता है। तो आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा संवहन के माध्यम से। संवहन आप जानते होंगे, फिजिक्स ज्योग्राफी पढ़े होंगे, फिजिक्स पढ़े होंगे तो वहाँ समझते होंगे संवहन। फोर्थ नंबर में, भूकंपीय तरंगों लहरों की प्रकृति के आधार पर किसने आंतरिक भाग को 4 भागों में बांटा है। तो ये आपको होगा गुटेनबर्ग। फ्रेंड्स, अगर आपको ज्योग्राफी के बारे में कोई भी दिक्कत हो रही है, अगर आप ज्योग्राफी में क्वेश्चन चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कॉन्सेप्ट चाहते हैं तब भी बताएं। हमने मैपिंग को बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप फ्रेंड्स, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी की बटन को भी दबा लें, क्योंकि आगे हम 100 प्रैक्टिस सेट लाने वाले हैं। ज्योग्राफी का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो आपसे ना बने। सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, हर एग्जाम में बनेंगे, नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी और यहाँ तक कि एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम बहुत टफ होता है फ्रेंड्स, इसको आपको हल्के में नहीं लेना है, बहुत ध्यान से पढ़ के जाना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले आना है, क्योंकि मेन कैंपस मिलना इतना आसान नहीं होता है किसी भी यूनिवर्सिटी का। तो आपको इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ के जाना है, नोट्स बना के रखना है। आपको पीडीएफ इसकी हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करेंगे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए, पृथ्वी के अभ्यंतर, अभ्यंतर मतलब अंदर, निम्न कथनों में से अध्ययन कीजिए और कूट का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, बाह्य भूपृष्ठ का औसत घनत्व 2.8 पाया गया है। भूपृष्ठ प्रवार से गुटेनबर्ग असमर्थता या फिर द्वारा पृथक किया जाता है। मेंटल सीमा के बहाने लहरों के वेग में अचानक वृद्धि हो जाती है। पृथ्वी का आंतरिक क्रोड गलित अवस्था में पाया जाता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो है 1 और 3। यहाँ पर देखिए, आंतरिक क्रोड गलित अवस्था में है या फिर कह सकते हैं जमी हुई अवस्था में है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पृथ्वी का लगभग भूपृष्ठ का जो औसत घनत्व है लगभग 2.8 है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, एक भूकंप का भूकंपीय केंद्र स्थित होता है। तो ये है पृथ्वी के अंदर उसके अभी केंद्र पर स्थित होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक भूकंपीय तरंगों की गति क्या होती है। तो वो लगभग 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास होती है। एक ऐसी जल प्रवाह सिस्टम जिसका निर्माण ऐसे क्षेत्र में हुआ जहाँ पर क्रमानुसार मुलायम तथा कठोर चट्टान व्यवस्थित हों, सरिताओं का प्रवाह मुलायम चट्टानों के साथ साथ पाया जाता है। तो इस तरह की प्रवाह प्रणाली को क्या कहते हैं। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वलयाकार जल प्रवाह सिस्टम। फ्रेंड्स, ये हमारे यूट्यूब चैनल की लिंक है, इस पर भी आप क्लिक करके हमारे डायरेक्ट यूट्यूब चैनल जा सकते हैं और वहाँ पर आपको ये वीडियो भी मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम पे खोले हैं तो वहाँ आपको ये वीडियो मिल जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे वीडियोस भी आपको वहाँ मिलेंगे जो कि एग्जाम के रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, जब संरचनात्मक नियंत्रणों के 2 समुच्चय समकोण पर विद्यमान हो, ये देखिए ये लाइन है और ये लाइन है, यहाँ पर जो कोण बनता है उसको समकोण कहते हैं। बनने वाला ऋज रेखीय अपर्दन का प्रतिरूप क्या कहलाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जालायित। जालायित मतलब जैसे जाल होता है उस तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दामोदर सुवर्ण रेखा तंत्र निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप का, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी अपहरण की अधिक संभावना कहाँ होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, आपका किसी जल विभाजक के दोनों ओर ढाल प्रवणता अधिक होगा। जब ढाल प्रवणता मतलब ढाल प्रवणता में अंतर अधिक होगा तो वहाँ पर नदी के अपहरण की संभावना अधिक है। नेक्स्ट है 12th नंबर का क्वेश्चन,
युग्मित नदी वेदिकाएं इंगित करती हैं नवोन्मेष को। देखिए और ऑप्शन क्या है, संरचनात्मक नियंत्रण को, औषधि नियंत्रण को, घाटी का चौड़ा होना, नवोन्मेष। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नवोन्मेष। पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो जॉली ने। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन नेट में भी पूछे जाते हैं, टीजीटी पीजीटी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा सिद्धांत किसने दिया? निम्नलिखित में से हैरी हेस ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक भी इसको इंग्लिश में कहते हैं। और महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत अभी आपको बता ही दिए, वेगनर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का आधार नहीं है? यहाँ पर नहीं पर आपको ध्यान देना है। तो ये देखिए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, सागर तल प्रसरण, ये सब उससे रिलेटेड है। भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन का सिद्धांत प्लेट विवर्तनिकी से संबंधित नहीं है। यहाँ पर देखिए ये मोहो डिसकंटिन्यूटी, इसको मोहोरोविसिक या फिर डायरेक्ट ऐसे आपको मोहो भी लिख सकते हैं, इसको आप मोहो भी लिख सकते हैं। कहाँ स्थित है? तो परपटी और मेंटल के मध्य में। दरअसल ये वाली काट आप जानते होंगे जो इस तरह से बनती है और यहाँ पर ये, तो यहाँ ऐसे क्रम बने रहते हैं, तो उससे रिलेटेड है ये। हम एक वीडियो में इसको समझाए हुए हैं, आप वहाँ जाके क्रस्ट मेंटल कोर के बीच में कौन किससे अलग होता है उसके बारे में आप देख सकते हैं आसानी से। ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है फ्रेंड्स। 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 18 नंबर का क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सर्वप्रथम जियोमॉर्फोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अल्ब्रेक्ट पेंक द्वारा। नॉर्मली इसको पेंक भी कहते हैं, तो आप पेंक इनको याद रखिएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अपवर्तन चक्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तरुणावस्था में अधिकतम उत्क्रम माप अधिकतम ऊर्जा होती है, प्रौढ़ावस्था में न्यूनतम उत्क्रम न्यूनतम ऊर्जा होती है, वृद्धावस्था में अधिकतम न्यूनतम, वृद्धावस्था में न्यूनतम उत्क्रम न्यूनतम ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, वृद्धावस्था में अधिकतम उत्क्रम माप एवं न्यूनतम ऊर्जा होती है अपवर्तन चक्र में। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक उत्थित भूखंड का स्थल स्वरूप निर्माणक प्रक्रम द्वारा रूपांतरण होता है जिसका अवसान आकृति विहीन मैदान में होता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, WM डेविस का। ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये कथन किसका है ये पूछा जा रहा है, फिर से पढ़ देते हैं एक बार। एक उत्थित भूखंड का स्थल रूप निर्माणक प्रक्रम द्वारा रूपांतरण होता है जिसका अवसान आकृति विहीन मैदान में होता है, यह कथन किसका है, यह स्टेटमेंट किसका है? WM डेविस का। 21 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित पदों में से किसका संबंध प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से नहीं है? फिर से देखिए नहीं वाला क्वेश्चन आया, तो यहाँ पर हो जाएगा उत्प्लावता बल का सिद्धांत, ये उससे संबंधित नहीं है। बाकी चुंबकीय, सागर प्रतरण और ये सब संबंधित हैं इससे। 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सामान्य अपवर्तन चक्र तरुणावस्था की विशेषता नहीं है? तरुणावस्था, इसको आपको ध्यान रखना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा घाटी का चौड़ा होना। सेल का कायांतरित तुल्यमान नहीं है, मतलब कि रूप नहीं है, तो स्लेट। संगमरमर आप जानते ही होंगे चूना पत्थर से बनता है, जो कि कायांतरित का ही एक रूप है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि चूना पत्थर का कायांतरित रूप क्या है या फिर संगमरमर किसका कायांतरित रूप है। कई तरह से इस पर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। 24 नंबर का देखते हैं, क्वार्टजाइट का निर्माण कैसे होता है? बलुआ पत्थर के रूपांतरण से। बलुआ पत्थर के रूपांतरण मतलब ये कायांतरित चट्टान के रूप में पाया जाता है। कायांतरित चट्टान का निर्माण कैसे होता है फ्रेंड्स? अत्यधिक ताप दाब के द्वारा चट्टानों में परिवर्तन आ जाता है, उनके गुणों में परिवर्तन आ जाता है, तो इस तरह से कायांतरित चट्टानें बनती हैं। जिस तरह से क्वार्टजाइट का निर्माण होता है, बलुआ पत्थर रहता है लेकिन अत्यधिक ताप और दाब के कारण उसका निर्माण हो जाता है जो क्वार्टजाइट बन जाता है, उसकी सारी विशेषताएं एक दूसरे से अलग होती हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फाइलाइट एक प्रकार की रूपांतरित सेल है, स्पर्श जनित रूपांतरण, स्वतः रूपांतरण, स्थान भ्रंश या प्रादेशिक रूपांतरण। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्थान भ्रंश रूपांतरण। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा इसको जूम कर देते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए ग्रेनाइट आग्नेय सही है, स्लेट नीस रूपांतरित, बेसाल्ट आग्नेय। तो यहाँ पर आपका जो सुमेलित नहीं है वो है स्लेट। 27 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए तथा दिए गए कूट का सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर देखिए अधः पृष्ठ की चट्टानों का औसत घनत्व 3 है, अभी आपको ऊपर बताए थे। भूकंपीय तरंगों गति में क्रमशः ह्रास होता जाता है। पृथ्वी के मंडल क्रोड मोह संबद्धता से मिलती है, ये गलत ही है। पृथ्वी का क्रोड का बाह्य भाग गलित अवस्था में है, गलत है। क्रोड तो देखिए किस में है? गलित अवस्था में। देखिए पृथ्वी के क्रोड का बाह्य भाग गलित अवस्था में है, जबकि आंतरिक भाग ये सब जमी हुई अवस्था में है। तो यहाँ पर
क्वेश्चन क्या कह रहा है, सही कूट का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर आपका सही कूट हो जाएगा 1 और 4, ये आपका सही कूट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए भूकंपीय तरंगों गति में क्रमशः ह्रास होता जाता है, ऐसा कोई मामला नहीं है। मोह समर्थता ऊपर पाई जाती है, मेंटल और कोर के आसपास पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसका उपयोग पृथ्वी की आयु के निर्धारण में नहीं किया जाता है, नहीं पर आपको फोकस करना है। तो सूर्य का ज्वारीय बल, सूर्य के ज्वारीय बल से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसको लिया नहीं जा सकता इससे। बाकी आप देख सकते हैं कि समुद्र की लवणता भी लेके आप उसकी आयु का पता लगा सकते हैं, और सादीकरण तो है ही चंद्रमा का ज्वारीय बल। तो सूर्य के ज्वारीय बल से कोई मतलब नहीं रहता, चंद्रमा हमारे पास भी रहता है। 29 का क्वेश्चन देखते हैं, अधिकतर पर्वत निर्माणकारी हलचलें उत्पन्न होती हैं पृथ्वी के आवरण परत में, मेंटल में, क्रोड में, एस्थोनोस्फीयर में। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्थोनोस्फीयर। अब एस्थोनोस्फीयर के बाद थोड़ा बता देते हैं, ये अपर मेंटल में पाई जाती है, अपर मेंटल में पाई जाती है लगभग 80 से 200 किलोमीटर तक, और इसकी मैक्सिमम रेंज होती है ये 700 किलोमीटर तक भी पाई जा सकती है पृथ्वी के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 30 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। मतलब कि इनका क्रम पूछ रहा है, किसका मिलान सही है, कौन एक दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका स्फटिक, फेल्सपार और अभ्रक, ये वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाताली अग्नेय का निर्माण उस स्थिति में होता है जब मैग्मा धरातल के ऊपर आकर ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है। आग्नेय शैल के बारे में पूछ रहा है फ्रेंड्स। पाताली, पाताली मतलब कि ये मान लीजिए सरफेस है, तो सरफेस के अंदर की बात कर रहा है, और ये तो ऊपर पूछ रहा है, ये तो सीधे ही गलत हो गया। यहाँ देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, पाताली आग्नेय शैल का निर्माण उस स्थिति में होता है। मैग्मा का देखते हैं, मैग्मा धरातलीय अवरोध के कारण दरारों, छिद्रों, नली में ही जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है। मैग्मा पृथ्वी की अधिक गहराई में ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए अधिक गहराई का जो मैटर है वो इस आंसर को क्लियर कर रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। 32 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, किसी एक चट्टान को उसके पर्यावरणीय उत्पादन के रूप में समझना चाहिए, जब पर्यावरण में परिवर्तन होता है तो चट्टान भी परिवर्तित हो जाती है। किसने कहा है, स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए के लॉबेक, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको फ्रेंड्स आप करेक्ट आंसर जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है इनको आप नोट करते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, जिससे कि आपको रिवाइज करने में आसानी रहे, अदरवाइज आप भूल जाएंगे इन क्वेश्चंस को। 33 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय ज्वालामुखी से रहित है। रहित का मतलब महाद्वीपीय ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। तो ये आपका उत्तरी अमेरिका, एशिया, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, 4 आपके पास ऑप्शन है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 34 नंबर का क्वेश्चन, रिंग ऑफ फायर किस महासागरीय पेटी से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए आप अटलांटिक, प्रशांत, हिंद और नन ऑफ द एबव। तो रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागरीय पेटी से संबंधित है, और ये ज्वालामुखी के लिए जाने जाते हैं, ज्वालामुखी, भूकंप, इन सब के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए इनका रिंग ऑफ फायर नाम रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, न्यूजीलैंड, मैक्सिको, माउंट उंटजेन जापान, अवाचा रूस और माउंट इजाल्को न्यूजीलैंड। फ्रेंड्स यहाँ देखिए जो माउंट इजाल्को है वो न्यूजीलैंड में नहीं है, यहाँ हम आपको बता देते हैं माउंट इजाल्को के बारे में थोड़ा सा। यहाँ देखिए जो पहला लिखा हुआ मैक्सिको, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर होगा जोरल्लो, यहाँ मुझे लग रहा था थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ देखिए ये है जोरल्लो, और ये सब करेक्ट हैं, ABC, अवाचा रूस। यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला माउंट इजाल्को जो है वो न्यूजीलैंड में नहीं है, वो अल सल्वाडोर में है। तो आप मैप पे भी जाकर देख सकते हैं अल सल्वाडोर कहाँ है, और हमारी मैपिंग की क्लासेस को भी जाकर देख सकते हैं। हमने मैपिंग बहुत अच्छी क्लासेस कराया है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इन सर पर, तो आप इसको जाकर सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर का, ज्वालामुखी उद्गार के समय मोरदार पर्वतों की अपनत एंटीक्लाइन अर्थात अभिनत सिंक्लाइन लावा का जमाव हो जाता है, इस प्रकार बनी आग्नेय शैल को क्या कहते हैं। इस प्रकार बनी आग्नेय शैल को फैकोलिथ कहते हैं। फ्रेंड्स हमने फैकोलिथ, लेपोलिथ, इन सब पर एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको आप जाके देख के इन आकृति को आसानी से समझ सकते हैं कि ये आकृतियाँ कैसे बनती हैं और कैसे आप इनको याद रख सकते हैं, उसकी ट्रिक क्या है ये आप जान सकते हैं वहाँ पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फैकोलिथ। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जब ज्वालामुखी का मुख का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं काल्डेरा। ज्वालामुखी शंकु, ये तो पर्वत बनता है, ज्वालामुखी गर्त, इनमें से कोई नहीं, और काल्डेरा, जैसे कि ज्वालामुखी जब फूटते हैं इस तरह से, अगर इनका मुंह बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाता है तो वहाँ झील भी बन जाती है।
तो काल्डेरा कहते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर का क्वेश्चन। ज्वालामुखी उद्गार के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा प्रायः विस्फोटक नहीं होता है? तो ये वल्केनियन टाइप का होता है जो कि विस्फोटक नहीं होता है। जितना ज़्यादा उस अम्लीय होगा लावा उतना ही ज़्यादा ज्वालामुखी विस्फोटक होंगे, इतना तो आप जान के रखिए। 39 का नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी का एक प्रकार नहीं है? हवाई, स्ट्रोम्बोली, विसुवियस, ये सब ज्वालामुखी हैं। चिलियन जो है वो चीनियन कह सकते हैं इसको, ये ज्वालामुखी का प्रकार नहीं है। इन सब क्वेश्चन को आप ध्यान से फ्रेंड्स नोट्स बनाते चलिएगा, अदरवाइज आप इनको भूल जाएंगे। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो आपको नोट्स बनाना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों के आप नोट्स बनाते रहेंगे, ये छोटी छोटी बातों का नोट्स बनाते रहेंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप भूलेंगे नहीं। अदरवाइज ये एग्जाम ऐसे होते हैं कन्फ्यूजन वाले सवाल ही पूछे जाते हैं, अपवाद वाले सवाल ही पूछे जाते हैं। जहाँ पे कन्फ्यूजन होता है वहीं के सवाल पूछे जाते हैं। सिंपल सवाल पूछे जाएंगे सबसे बन जाएंगे, इसलिए ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। हमेशा आप जिन सवालों को छोड़ के चलेंगे, जो आपको कन्फ्यूज करेंगे, जो आपको बोरिंग लगेंगे, आप जान लीजिए कि एग्जाम में वही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चिलियन तुल्य, जो कि ज्वालामुखी का एक प्रकार नहीं है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की अधिकतर ज्वालामुखी घटनाएं कहाँ घटित होती हैं? तो ये विनाशात्मक प्लेटों के सहारे घटित होती हैं। अब विनाशात्मक प्लेटें कैसे होती हैं फ्रेंड्स? जैसे मान लीजिए कि ये एक प्लेट है और आपकी एक प्लेट इधर से आ रही है, इधर से एक प्लेट आ रही है, ये इधर से आ रही है और ये इधर से जा रही है। जब दोनों ये टकराएंगी तो जो हल्की प्लेट होगी, भारी प्लेट होगी, एक दूसरे से टकराएगी और एक दूसरे के नीचे जाएंगी। जो भारी होगी वो नीचे चली जाएगी। इस तरह से यहाँ जो प्लेट जाएगी नीचे, नीचे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो पिघलेगी, पिघलने के बाद ऊपर आती है। तो इस तरह से ज्वालामुखी का निर्माण होता है। तो विनाशात्मक प्लेटों के सहारे ज्वालामुखी घटनाएँ घटित होती हैं। अगर न समझ में आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम इस पर एक नया वीडियो बनाएंगे। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए भूकंप से ये PSL ये तरंगे होती हैं, इनमें से एक क्वेश्चन रहता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग पॉइंट है, कंपेरिजन जरूर पूछता है। यहाँ पर देखिए वायु में ध्वनि तरंगों की तुलना में ठोस शैल में P तरंगें अधिक तेजी से चलती हैं। यह तरंगें P तरंगों की तुलना में लगभग आधी चाल से चलती हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये तो सही है लेकिन B के बारे में ऐसी कोई बात नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा A। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मेखला भूकंप एवं ज्वालामुखी के साथ साथ वितरण से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर देखिए परिप्रशांत आपको बता ही दिया अभी तक। मध्य महाद्वीपीय मेखला अटलांटिक में भी बहुत ज़्यादा भूकंप पाए जाते हैं, प्रशांत में तो पाए ही जाते हैं। केवल पूर्वी अफ्रीका जो मेखला है वहाँ पे ऐसे भूकंप की बात नहीं की जाती है, ज्वालामुखी में भूकंप की बात नहीं है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप के उद्गम केंद्र जिसे छाया केंद्र भी कहते हैं, कौन सी तरंगे पहुँच पाती हैं? तो इस तरह से ये पृष्ठीय तरंगे होती हैं जो कि वहाँ पहुँच जाती हैं। दरअसल ये हमारी पृथ्वी इस तरह से है, गोल या कह सकते हैं चपटी है, ये सेंटर है इसका। तो ये जो क्रोड है यहाँ पर तरंगे नहीं पहुँच पाती हैं। एक ऐसा एंगल है कि तरंगे आती हैं और इस तरह से निकल जाती हैं, आती हैं इस तरह से निकल जाती हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र बनते हैं जहाँ भूकंपीय तरंगे नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ पर पृष्ठीय तरंगे पहुँच पाती हैं फ्रेंड्स। इसी को छाया क्षेत्र कहते हैं। किसी वीडियो में हम समझाएंगे। आप हमारे YouTube चैनल को जाइए, सर्च करिए, एक्सप्लोर करिए, वहाँ हम सारी चीज़ों को बताए हुए हैं, वहाँ आप देख सकते हैं इन चीज़ों को, इन बातों को कि पृष्ठीय क्या है, कैसे तरंगें जाती हैं, नहीं जा पाती हैं, क्या मैटर है, सब जान जाएंगे। 44 में भूकंप कौन सा संचरण है? तो ये आकस्मिक संचरण है फ्रेंड्स। तीव्र संचरण, विवर्तनिकी, अत्यधिक तीव्र, आकस्मिक। अब ये तीव्र का मैटर ये है कि कोई आप देख रहे हैं तो वो तेज़ी से आपकी तरफ आ रही हो। आकस्मिक का ये मैटर है कि अचानक उत्पन्न हो जाती है भूकंप तरंगे, पता नहीं चल पाता है, बहुत ही कम टाइम रहता है, सेकंडों का टाइम रहता है कि कोई भी यंत्र जो लगा हुआ है वो भी इतना एक्यूरेट नहीं है कि 3 मिनट 10 मिनट पहले बता दे, वो कुछ सेकंड पहले बता सकता है। तो ये आकस्मिक माना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नदी अपर्दन चक्र के अंतर्गत विकसित भू आकृतियों निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ पर आप देखिए तंग घाटी, बाढ़ी, तलछटी, डेल्टा। तंग घाटी ये इन्हीं में इधर उधर मतलब वेरिएट कर रहा है, तो आपका जो करेंट आंसर हो जाएगा वो भी हो जाएगा तंग घाटी, तलछटी, बाढ़ी और डेल्टा। नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नदी जीवन के पूर्ण चक्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ लिख देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी संकल्पना GK गिलवर्ट, J हट्टन, WM डेविस, LC किंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा WM डेविस द्वारा। 47 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नदी अपर्दन चक्र के किस चरण में किस चक्र को मोनैक डाक पाए जाते हैं या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वृद्धावस्था को मोनैक डाक अवस्था भी कहते हैं, या फिर नदी अपर्दन चक्र को मोनैक डाक अवस्था जो होती है वृद्धावस्था में आती है।
48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति पुनः यौवन का प्रतिफल है? अधःकर्तित, गॉर्ज, बाढ़ का मैदान, कैनियन। तो ये आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा अधःकर्तित, विसर्प। जलोढ़ पंख का निर्माण होता है नदी विक्षेप द्वारा, वायु विक्षेप द्वारा, हिमानी द्वारा, समुद्री अपर्दन द्वारा। तो जलोढ़ पंख का नदी द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक भू आकृति नई पुनर्जीवन का परिणाम नहीं है? यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा गोखुर झील। गोखुर झील पुनर्जीवन का परिणाम नहीं है। तो फ्रेंड्स आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह फ्रेंड्स हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं और जल्द ही हम इसका प्रैक्टिस सेट 2 लाएंगे, जहां हम आपको और सारे क्वेश्चन कराएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनकी नोट्स बना के रखें और हमारे वीडियो को लगातार देखते रहें। आप हमारे चैनल को एक्सप्लोर करते रहें। हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को पढ़ाते हैं, बहुत आसान चीज़ों को पढ़ाते हैं, ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ाते हैं और ज्योग्राफी के कंटेंट में कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये हम आपको गारंटी देते हैं। फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके रखें, घंटी की बटन बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें। फ्रेंड्स जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।